स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 10 ए चतुर्भुज। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 7 का हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। अभ्यास 10 है, उसका पहला जो है ए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लें। ठीक है ना। और चलते हम इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। तो जो पहला सवाल दिया हुआ है कि ये चतुर्भुज है, सामने में ये देख लीजिएगा चतुर्भुज है, इसमें बोला है कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाएं कितनी हैं हमारी, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। ये रेखाएं हैं, ये भुजा भी हो सकती है, ये भुजा। ठीक ना। तो इसमें लिख देंगे 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं हमारी, 4। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा है। ठीक है ना, भुजा है। ठीक है ना, 4 भुजा है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब बोला हमारा कितने कोण है, कितने अंतःकोण है। तो 1 कोण, 2 अंतःकोण, ये 3 और ये 4। तो लिख देंगे हम लोग 4 अंतःकोण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 4 अंतःकोण है। यहाँ पे कितने अंतःकोण है, 4, बस लिख दीजिएगा 4। ठीक है। अब तीसरा जो बोल रहा है कि सम्मुख कोण कितने युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं। तो आपको लिखना है सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं। इसमें सम्मुख कोण जो कि सम्मुख मतलब जो समान कोण हो, मतलब कि, तो सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं, 2। ठीक है ना। सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं, 2। देखिए इसके सम्मुख, इसके सम्मुख, सामने सामने। ठीक है ना। सम्मुख कोण के कितने युग्म हैं, 2। ठीक है ना। अब देखिए संलग्न भुजाओं कितनी जोड़े हैं, संलग्न मतलब साथ में जो लगी भुजाएं, 1 और यहाँ से 1 हो गया ये, और यहाँ से 1 2। ठीक है ना, ये भुजा अगर इसे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, संलग्न भुजाओं के कितने हो जा रहे हैं, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे संलग्न भुजाओं के कितने हैं हमारा, 2 लिख देंगे, 2 जोड़े हैं। यहाँ पे हो जाएगा आंसर में हमारा 2। ये ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये तरीके से ये याद रखिएगा, 2 हो गया। अब बोले कितने विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण हो जाएगा बी से डी की तरफ, एक विकर्ण हो जाएगा ए से सी की तरफ। तो इसमें कितने विकर्ण हो रहे हैं, 2। तो लिख दीजिएगा 2 विकर्ण है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें बोला हमारा कि क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी ए कोई विकर्ण है। विकर्ण बताना, हमने बताया था कि बी और डी, इसमें खोजिए बी डी है कहीं पे, बी के साथ डी नहीं है। एक होता है ए और सी, क्या ए सी है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कोई विकर्ण नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई नहीं है, कोई विकर्ण नहीं है, विकर्ण। ठीक ना, नहीं है, नहीं है, कोई विकर्ण नहीं है। इसके लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि देख लेंगे आप। ठीक है ना, 2 बार कर देता हूं डबल अंडरलाइन। ठीक है। अब बोला कितने शीर्ष हैं, इसमें शीर्षों की संख्या बतानी है। कितने शीर्ष होंगे, जो कोण बनता है जहां पे वहीं पे शीर्ष होता है। तो कितने शीर्ष हैं इसमें, 4 कोण बन रहे हैं, 4 शीर्ष होंगे। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इसमें भी शीर्षों की संख्या 4 हो गई। इस तरीके से ये सवाल का जो पहला सा था खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पर। दूसरा जो दिया हुआ है कि उपयुक्त आकृति सेम रहेगी, हमने नीचे बना दिया, 2 आकृति बना दिया, आकृति सेम है। ठीक है ना, दोनों। तो आकृति के आधार पर अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्यू कहाँ है, यहाँ अंत में है ना, तो लिखेंगे अंतः क्षेत्र में है। ठीक है ना, अंतः क्षेत्र में है, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर बोला है आर कहाँ पे है, बाह्य, तो बाह्य लिख दीजिएगा, बस बाह्य। ठीक है ना, बाह्य क्षेत्र में है। ठीक है, जहां पे है वैसे लिख देना पे। टी कहाँ पे है, रेखाखंड पे। टी बी डी रेखाखंड पे है, तो टी लिख सकते हैं कि रेखाखंड पे है। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, रेखाखंड पे है। बी किस पे है, रेखाखंड पे है। और किस रेखाखंड पे है, डीसी रेखाखंड पे है। आप ये भी लिख सकते हैं कि डीसी भुजा या रेखाखंड पे है। आप ये भी भर सकते हैं कि डीसी रेखाखंड पे है। आर जो होगा बाह्यतम क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, रेखाखंड पे है या रेखा पे है। ठीक है ना, या भुजा पे भी लिख सकते हैं कि भुजा पे है। यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं, हमने बताया था रेखा को भी भुजा बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आप जैसा लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल पे। ठीक है, तीसरा हमारा सवाल दिया हुआ है आपका कि किसी भी, यहाँ पे लिखा किसी भी चतुर्भुज ए बी सी में, ठीक ना, ए बी सी में, किसी भी चतुर्भुज ए बी सी में, यहाँ पे ए बी सी डी में या से संबंधित निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसमें पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई भी यहाँ पे दिखाने के लिए आपको हम बना लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से बना लीजिएगा आप।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लिए। ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा डी। दिखना चाहिए आपको, बस सिंपल से समझना चाहिए। दो देखिए, दो मिलाने पर शीर्षों को, दो शीर्षों किसको मिलाने पर, दो सम्मुख शीर्षों को अगर मिलाते हैं, दो सम्मुख ए और यहाँ पे इसको, दो सम्मुख शीर्षों को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण बनेगा। दो सम्मुख शीर्षों को, यहाँ पे देखिए दो शीर्षों को मिलाने पे विकर्ण बनता है। विकर्ण किस, सम्मुख शीर्षों को, सम्मुख सामने सामने की भुजाओं को, कोणों को मिलाने पर सम्मुख शीर्षों को मतलब कि अर्धा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख, क्या लिखेंगे हम लोग, सम्मुख, ठीक ना। मुख्य शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण का निर्माण होता है, AD और यहाँ पर हो जाएगा BC बनेगा, ठीक है। अब तीसरा दिया है कि शीर्ष A और यहाँ पे देखिए शीर्ष A और किसको मिलाएंगे हम लोग, शीर्ष C को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। शीर्ष A और शीर्ष D को, सॉरी शीर्ष A और D को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा विकर्ण बनेगा। जैसे कि आप जिसमें भी बनाए हो ऐसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे C लिखे हो तो आप C लिखिएगा, अगर आप D लिखे हैं तो D लिखिएगा। तो जैसा भी आप चित्र बनाए हो चित्र पे डिपेंड करता है कि सवाल देखिए A और D को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो शीर्ष A और शीर्ष यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्ष और यहाँ पे हो जाएगा D, ये D है। आपके अगर आंसर में C दिया होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे D होगा, यहाँ पे C होगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तब दिया होगा। तो आप इस चित्र को बनाएंगे जैसे उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष A और शीर्ष D, ठीक है ना, को मिलाने पर विकर्ण बनता है। शीर्ष A और D को मिलाएंगे, A और D को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो विकर्ण बनेगा। फिर देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है कि शीर्ष D और मिलाने पर विकर्ण बनेगा। शीर्ष D और A को मिलाने पर, शीर्ष D और A को मिलाने पर, शीर्ष D और शीर्ष यहाँ पर हो जाएगा हमारा A को मिलाने पर, A को मिलाने पर विकर्ण बनेगा, A को मिलाने पर विकर्ण बनेगा, ठीक है। हम दोनों बात को एक ही तरीके से लिख दिए हैं। आप यहाँ पे अगर चेंज कर देंगे, अगर मान लीजिए यही बात को अगर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग D लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं C, तो यहाँ पे A और C लिखना पड़ जाता है। शीर्ष A को और C को मिलाने पर शीर्ष विकर्ण बनता है। और यहाँ पे D है, यहाँ पे D होता है तो D और B को मिलाने पर, शीर्ष B को मिलाने पर यहाँ पे बनता है। तो वो चित्र पे आपके डिपेंड करता है कि चित्र कैसा बनाया है, उस हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा कि आंसर गलत लिखवा दिया, आंसर गलत नहीं है, समझिएगा बात को। अगर ये विकर्ण इसके साथ मिलेगा तभी विकर्ण बनेगा, मतलब जो आपका आंसर दिख रहा है उसी हिसाब से। तो चित्र जैसा बनाया हमने वैसे दिखाएंगे, ठीक है। अब लिखा है चतुर्भुज का एक विकर्ण, इसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज का एक विकर्ण किससे मिलता है, मतलब DB को सॉरी यहाँ पे हो जाएगा विकर्ण, यहाँ पे A और D या फिर यहाँ पे हो जाएगा B और C को मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है ना। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुज में विभाजित करता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज में विभाजित करता है। त्रिभुज में कब विभाजित करेगा, हम लोग A और D को मिला लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अगर मिला लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे A और D को इस तरीके से अगर मिला लेते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ से भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज में विभाजित करेगा, त्रिभुज में विभाजित करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, कि इसे A और D क्या लिखेंगे, A और यहाँ पे हो जाएगा हमारा D, A और D त्रिभुज में विभाजित हो जाएगा। A और D को मिलाने पर, यहाँ पे को मिलाने पर लिख लीजिएगा, को मिलाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, को मिलाने पर त्रिभुज में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। आप जैसा अभी चित्र बनाएंगे वैसे ही लिखिएगा, चित्र के खिलाफ मत लिखिएगा, समझ में आ गया। चित्र के खिलाफ लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। आंसर हो सके कि यहाँ नहीं मैच करेगा आपके किताब से, लेकिन हमने चित्र ये बनाया है, चित्र के अनुसार ये मैच कर रहा है। अगर चित्र पलटेंगे तो आंसर भी पलट जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर से मतलब नहीं रखता है, आपके चित्र से मतलब रखता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोला है समचतुर्भुज के चारों भुजाएं। अब यहाँ पे समचतुर्भुज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले आप समचतुर्भुज का डिफिनेशन समझिएगा। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसे, ठीक ना, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब कि ऐसा इस तरीके से रहे और ये मान लीजिए कि सेम दूरी होनी चाहिए, ये, ठीक ना, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, मतलब कि सभी भुजाएं क्या हो, ये जितना बड़ा है ये भी इतना ही बड़ा है, ये जितना बड़ा है ये भी इतना ही बड़ा
बड़ा है, मतलब सारे बराबर होने चाहिए, बस कोण अलग होना चाहिए। कोण अगर सेम हो गया तो फिर वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कोण कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ कोण और बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, तो यहाँ पे कुछ और बनेगा, मतलब कोण इसके डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं हम लोग ए, इसको लिख लेते हैं बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। अब सारे सवाल का हम लोग आंसर दे देंगे। अभी हम सारे चतुर्भुजों को, जितने भी चतुर्भुज होते हैं उसका डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूं, उसको रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है। तो पहला हम लोग सवाल देख लेते हैं कि यहां पर दिया है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं चारों भुजाएं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं हमने बताया था कि बराबर होती हैं, बस कोण अलग अलग होता है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर होती हैं, बराबर, ठीक ना, होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। आयत के, अब देखिए आयत में डिफरेंस हो गया। आयत में क्या होता है हमारा? कोण क्या होता है? समकोण, मतलब कि सभी कोण क्या होते हैं हमारे? समकोण होता है। यहां पे लिख देंगे चारों कोण, जितने भी कोण होंगे चार ही होंगे। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। आयत का जो चारों कोण होता है वो समकोण होता है। आयत किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं हम लोग आयत, ठीक है ना। तो आयत का जो चारों कोण होता है वो समकोण होता है, 90-90 का होता है, ठीक है ना, 90-90 डिग्री का, तो समकोण होता है, ठीक है। वर्ग की सभी, मतलब कि यहां पे लिख देते हैं वर्ग की चारों भुजाएं, ठीक ना, चारों भुजाएं और चारों कोण, ठीक ना, चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे चतुर्भुज के लिए। समलंब चतुर्भुज के लिए क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं एक युग्म समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं यहां पे लिखेंगे सम्मुख, ठीक ना, सम्मुख भुजाएं एक युग्म समांतर होती हैं, एक युग्म समांतर बनाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको मतलब कि पूरी तरीके से कर लेंगे। तो ये इस तरीके से इसका पहले चैप्टर का चारों सवाल खत्म हुआ। आप लोगों की किताबों में सारे चतुर्भुज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, दूसरा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तीसरा दिया हुआ आयत, चौथा दिया है सम चतुर्भुज, ठीक ना। एक समलंब चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा वर्ग, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका पतंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से पतंग कैसे बनता है, उसका क्या होता है, उस तरीके से वर्गाकार होता है, उसके विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का जो पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल था और चौथा सवाल था वो खत्म हुआ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।